जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा जी के आशीर्वाद से आज हम जन्म कुंडली में शादी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा हर समय से मुख्य उद्देश्य रहा है खुद की कुंडली को जानना। तो आप भी अपनी कुंडली में इसे बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कुंडली को डिकोड करना बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है, बहुत अध्ययन की जरूरत पड़ती है और बहुत अपने खुद की इंटेलिजेंसी को यूज करके कुछ पता कर सकते हैं। पर मुख्य बातों को अगर हम समझते हैं तो मान के चलिए कि 25% आप समझने लगते हैं कि किस तरीके का ये इंटरप्रिटेशन हमें बता रहा है। फिर धीरे धीरे जितना हम उसे और माइक्रो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे तो उतना ही हमें और भी उसके अंदर डिकोड करने की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं सभी के, जैसे मेरी शादी कब होगी, तो ये बहुत यंग लोगों के माइंड में जरूर आता है। जैसे किसी पेरेंट के माइंड में आता है कब होगी मेरी बेटी की शादी, जिससे कि वो पूरा इंतजाम कर सकते हैं उस समय में और एकदम से अर्जेंटली फिर हमें दिक्कत होती है। एक सवाल जरूर आता है हर एक के मन में जो विवाह के तरफ अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो वो कभी कभी पाते हैं कि नहीं हो रहा है विवाह। कुछ लोगों के साथ में बहुत अच्छी सी एक क्यूरी आती है कि किस दिशा में होगा विवाह। तो इन सब जानकारी को समझने के लिए हमारी जन्म कुंडली है। हम जन्म कुंडली के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि विवाह क्या है। इस पर 2 मिनट मैं चर्चा करूंगा और फिर कुंडली की तरफ हम आगे फॉरवर्ड होंगे। तो इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 7th हाउस, 7th भाव। तो इस तरीके के कुछ टिप्स आपको समझ में आने लगेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं विवाह के पहले संस्कार क्या होता है, क्योंकि विवाह संस्कार ही हमें विवाह की तरफ अग्रसित होता है। तो यहां पे सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि संस्कार क्या है। तो 4 शब्दों को जोड़ के हम संस्कार को समझ रहे हैं। सबसे पहला शब्द है मन। हमारा जो मन है वो संस्कार का एक पिलर है। इसी तरीके से वचन, ये भी संस्कार का
एक दूसरा पिलर कहलाता है। तीसरा संस्कार का कर्म पिलर है और चौथा इन सब को बांधे रखता है, वो है शरीर। तो हम कह सकते हैं कि संस्कार मन, वचन, कर्म, शरीर को पवित्र करना ही हमारा संस्कार है। अब इस संस्कार को 16 संस्कार में विभाजित कर देते हैं। उस 16 संस्कार में विवाह संस्कार देखिए 15वां नंबर में आ रहा है। जो बचे हुए संस्कार हैं उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि 16 संस्कार में विवाह संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हर मनुष्य के जीवन में आता है। उसे उस तरीके से ही हम एक्सेप्ट करें तो उसका बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें इंटरनेट में उपलब्ध हैं। कोई भी यंग जो भी मेल है, फीमेल है या वर वधू है, वो इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। वहां से इन चीजों को सरलता माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा आप वेबसाइट देख लीजिए, दूसरे वीडियो देख लीजिए। जब तक नहीं समझ में आए जरूर समझने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो अपने पेरेंट्स से हम पूछ सकते हैं, अपने ग्रैंड लोगों से पूछ सकते हैं, अपने दादा से पूछ सकते हैं, दादी है, नानी है, नाना है, हम बहुत लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो ये मुझे उद्देश्य था आपको बताने का कि संस्कार मन, वचन, क्रम, शरीर को पवित्र करना ही हमारा उद्देश्य है। तो विवाह संस्कार भी इसी 4 शब्दों से जुड़ा हुआ है, मन, वचन, कर्म और शरीर। इन चारों को अगर आप विवाह से जोड़ेंगे तो पूर्णतः विवाह संस्कार को आप समझ सकते हैं और निभा सकते हैं। तो इस डिस्प्ले से तो हमें यही समझ में आया कि विवाह और संस्कार क्या होता है। विवाह को हम शादी भी कहते हैं। अब ये शादी और विवाह दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन होती है। जब भी हम शादी और विवाह को संस्कार के द्वारा करते हैं तो दो लोगों के बीच एक सामाजिक और एक धार्मिक मान्यता प्राप्त हमें मिलन की मिलती है, जो उन लोगों के बीच साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों या समधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। तो शादी और ब्याह का जो परिणाम आएगा उसको हमें समझ लेना चाहिए और उसे हमें पूर्णतः निभाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले शादी और विवाह को अपने संस्कार और उसे अपने माइंड में समझ के रख लिया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन हम एक निकालते हैं कि विवाह और शादी में देरी हो रही है। आप अगर शादी विवाह के योग हो गए हैं
तो जब आप मैचिंग की तरफ जाते हैं तब आपके पास सब कुछ तैयार है लेकिन लग नहीं निकलती है, कुछ कारण से रुकावटें आती जाती हैं। तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि विवाह या शादी में देर क्यों हो रही है। सबसे पहला कारण हम लेते हैं मांगलिक दोष का या मांगलिक कुंडली का, जिसके कारण से जरूर शादी में विलंब हो सकता है। तो आप अपनी पत्रिका में सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि मांगलिक आप हैं कि नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं मांगलिक। मांगलिक का मतलब है मंगल ग्रह आपकी कुंडली में मेहरबान है, आपके कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल है, और इसी को फिर हम दोष की तरफ बोलते हैं कि भाई ऐसा होने से ऐसा हो गया, ऐसा होने से वैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत अति होने के कारण उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से हमें मिलने लगता है। तो आपकी अगर कुंडली में मंगल अगर आपके कुंडली में 12वें हाउस में बैठा है या फिर पहले आपके स्वयं के हाउस में बैठा है या आपके सुख के हाउस में बैठा है या फिर मैरिज हाउस में ही बैठा है या फिर 8th हाउस में अगर मंगल बैठा है, तो हम कुंडली को मांगलिक कुंडली डिक्लेयर कर देते। अभी मांगलिक कुंडली है तो इसमें क्या डिकोड हो रहा है, क्या इंटरप्रिटेशन, क्या हम समझें कि ये मांगलिक का क्या मतलब होता है। लोग बोलते हैं, आजकल बोलना तो सरल नहीं है, बहुत कुछ चीज समझना पड़ेगा, और आजकल हमारे सभी यंगस्टर बहुत ही समझदार हैं, जिन्हें समझाया जाए तो वो समझते जरूर है। हाँ, अगर उनके लिए समय ही नहीं निकाले तो वो कहीं ना कहीं दूसरी राह में चले जाते हैं। तो आजकल सबसे सरल तरीका है YouTube का माध्यम, जहां से हम अपने यंगस्टर को समझा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, और वो हमारे द्वारा चीजों को समझ सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका ये आया है कि यंगस्टर को हम अपने आप में इन्वॉल्व कर सकें, लेकिन उन्हें समझाने के लिए बहुत सारे एंगल की जरूरत होती है, तभी वो चीज को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं और फिर वो उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी नई चीज को सबसे पहले हमें रिगार्ड देना पड़ेगा, फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर रिगार्ड देना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस क्रम को जितना आप बढ़ाते चले जाए, आप उतना ही उसके अंदर लर्निंग करने लगेंगे। लर्निंग आ गई, नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज को आप फिर से प्रोसेस करेंगे तो आपके पास में बहुत अच्छे आपके फैक्ट विजडम आ जाएगा। आप हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें यह समझ में आ गया कि मांगलिक कुंडली कहां कहां मंगल के प्लेस होने से बनती है। अब मांगलिक में मंगल आपका स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है, भारी आपके पास में मंगल की पावर है, तो आपके कुंडली में विशेष प्रभाव रहेगा। आप देख लीजिएगा, हर एक की कुंडली में मंगल रहेगा,
ये बात मैं आपको बता दूं, हर एक की कुंडली में मंगल रहेगा ही रहेगा। अब वो इन प्लेस में नहीं बैठा है तो मान के चलिए कि वो मांगलिक नहीं है। अदरवाइज मंगल यहां भी बैठ सकता है, 10वें हाउस में बैठ सकता है, 9वें हाउस में, छठे हाउस में, 5th हाउस में, 3rd हाउस में, है ना, 2nd हाउस में, इसमें भी बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठेगा। हर एक के कुंडली में मंगल तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कोई भी कुंडली में जिसमें मंगल नहीं होगा। हम ये जितने भी तत्व हैं उनसे मिलके ही बने हैं, और इन ग्रह, इन नक्षत्रों के द्वारा ही हम चल पा रहे हैं। मतलब मैं आपको अगर कुछ चीज समझा रहा हूं तो आप मान के चलिए कि ये नेचर ने मुझको कहा है, ये प्राकृतिक ने मुझे कहा है कि आप ऐसा करो। मेरे समझ में तभी आया, मैं उसको और समझने की कोशिश किया, और मैं उसको इस तरीके से डिस्प्ले में लाया, और इस तरीके कनेक्शन से मैंने आपके पास पहुंचा। ये सारे प्रोसीजर और सारे स्टेप्स पूरे के पूरे नेचर पर ही तो बने हैं। अगर मेरे में मंगल नहीं होता तो मेरे में इतना एनर्जी नहीं होती कि मैं आपके लिए इतना सोच पाता। तो हर एक के कुंडली में मंगल है, हर एक के कुंडली में एक कमिटमेंट है, हर एक के कुंडली में एक पावर है कुछ चीज को करने का। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि हमें स्वभाव में थोड़ा गुस्सा मंगली वालों को ज्यादा आता है, ठीक है, बात बात में जल्दी जल्दी से गुस्सा उनको आने लगता है। तो ये एक स्वभाव है उनका, वो उसको जैसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो पानी पी लीजिए, या कुछ थोड़ा सा अपने मुट्ठी को बंद कर लीजिए। जिस प्रकार से हम गुस्से को कम कर सकते हैं, वो गुस्सा आपके पास में है, आप उसको कम करने की तरकीब निकाल लीजिए। मांगलिक लोगों को संतान के प्राप्ति में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, बड़े भाई से किसी न किसी कारण इनकी लड़ाइयां भी होती रहती हैं। ऐसा समझा जाता है कि 28 वर्ष के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मांगलिक लोगों की जो शादी है वो मांगलिक लड़के से होनी चाहिए। अब ये कंडीशन डाल देते हैं, तो कंडीशन डालने के बाद भी सर्च करनी पड़ेगी। एक मांगलिक लड़का है, उसको मांगलिक लड़की से मिलना है, अब वो मतलब बहुत सारा सर्चिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, तब जाके वो मिलेगा। इस कारण से देर हो गई शादी में, ठीक है। तो मांगलिक लोगों का, अगर पत्नी पत्नी का मांगलिक कंसेप्ट है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अदरवाइज एक मंगल है और दूसरा अलग नॉर्मल मंग है, नॉन मंगलिक है, तो उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत पावरफुल है, वो डेडिकेशन दिखा रहा है और सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसका डेडिकेशन ही मतलब उसको दिक्कत देने लग जाता है। तो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हमारा वैवाहिक जीवन चलेगा ही नहीं। तो मांगलिक पति पत्नी के बीच में एक अहम वाली बात रहती है, गो वाली बात रहती है। उनके अंदर में एक अपने अंदर में एक मतलब बात करने का एक वजन, मतलब उनका एक अलग अहम रहता है। उसको वो अगर सामने वाला अहम नहीं समझ पाएगा तो वो बोलेगा ये तो अहमी व्यक्ति है या अहमी लड़की है, अब उसके सामने वो भी बात को खत्म कर देगा। तो वो दोनों को भाई देखिए एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को लेना है ना। पति पत्नी के बीच में कोई ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं भाई, ये स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों अलग अलग फैमिली से रिलेट हो रहे हैं। तो अब दोनों के बीच में एक इस तरीके का लगाव है, दोनों मांगलिक हैं तो दोनों के बीच का अहम कम हो जाएगा।
नहीं तो एक बहुत अहम है और दूसरा बहुत ही कमजोर है, तो वो बहुत मतलब डाउन अर्थ है और एक बिल्कुल एक बहुत एम्बिशियस है। तो इन दोनों के बीच में फिर दिक्कत आती लगती है। तो यही कहा गया है कि मांगलिक लड़के को मतलब मांगलिक लड़की से शादी करना चाहिए। उन दोनों के बीच में तनाव कम रहेगा, झगड़ा कम होगा, तनाव झगड़ा कम होगा, तलाक भी कम होंगे। ठीक है, अलग रहना एक अलग बात है, अलग दूसरे कारण से रहते हैं। ठीक है, प्यार करना नहीं करना ये अलग बात है। सबसे पहली बात है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ भी मन मुटाव नहीं है। अगर मन मुटाव नहीं है तो हम अपनी जो पारिवारिक जिंदगी है उसे आगे चला सकते हैं। नहीं तो डेली प्रॉब्लम आ रहा है, हर घंटे में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी हर मिनट में प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी बिल्कुल चेहरा आवाज मतलब उसका प्रेजेंस भी हमको पसंद ही नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, उसको समझनी पड़ती है। तो कुंडली को मिलान इसलिए किया जाता है जिससे कि बहुत कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। आप इतने पढ़े लिखे सब हम लोग हैं और बहुत पढ़ाई कर भी रहे हैं, बहुत सारी चीजों को समझ भी रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार के तरफ, अपने वैवाहिक जीवन के तरफ समझने की भी हमें कोशिश करना चाहिए। तो एक तो ये मेरे को आपको कहना था, पहला जो कारण है शादी देर होने का वो मांगलिक है, और मांगलिक के साथ मांगलिक का होना जरूरी। तो अब हम चलते हैं दूसरा कारण। देखिए दूसरा कारण जो है शादी में देर होने का, तो केवल एक ही हाउस से हम वैवाहिक को मैपिंग नहीं कर सकते। जैसे 7 हाउस है, 7 हाउस मतलब हम विवाह का विचार करते हैं, तो केवल एक ही हाउस से विवाह का विचार करके हम बैठेंगे नहीं, हमें सबसे ज्यादा 4 हाउस की जरूरत पड़ती है। तो देखिए पहला हाउस क्या है, कुटुंब का है। तो ये सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का विचार के तरफ हमें समझना चाहिए, क्योंकि भाई लड़का है या लड़की है, वर वधू है, तो किसी कुटुंब से रहेंगे ना, किसी संस्कारी से रहेंगे, है ना, किसी फैमिली बैकग्राउंड से रहेंगे। तो नॉर्मली शादी तो दो परिवार के बीच की हो रही, दोनों के बीच का गठबंधन हो रहा है। तो सेकंड हाउस हमें यही समझाता है कुटुंब का किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव है। जैसा संस्कार रहेगा वैसे ही बच्चे भी रहते ही हैं। तो सेकंड हाउस के लिए हमें इस पर विचार करना पड़ता है शादी के लिए कि आपका सेकंड हाउस और लड़की का सेकंड हाउस किस प्रकार का है। दोनों एडजस्टेबल होना चाहिए ना, भाई ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद दोनों अलग रहेंगे या एक नहीं जाएगा या एक, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब विधियों को हमें समझना है और एक दूसरे को रिगार्ड देना है, एक्सेप्ट करना है। धीरे धीरे हम सब समझने लगते हैं और जानबूझ के गलतियां भी करने लगते हैं। तो बिल्कुल ना करें जानबूझ के, अनजान में तो चलिए एक बार हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन अपने आप को हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब सेकंड हाउस है प्रेम का हाउस है, संतान का हाउस है। भाई प्रेम तो होना ही चाहिए, विवाह के साथ आपका प्रेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं। तो प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक आपको शादी का निभाना मुश्किल है। प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम के साथ में संतान का भी विचार 5वें हाउस से ही हम करते हैं। ये 5वां हाउस जो है यहाँ पे प्रेम और संतान का विचार करते हैं। अभी तो हम शादी की बात कर रहे हैं आज, फिर हम संतान की भी बात कर सकते हैं। संतान देर से हो रही है, संतान बहुत जिद्दी हो गई है, संतान सुन नहीं रही है, संतान माँ पिताजी को देखभाल नहीं कर रही है, संतान
माँ पिताजी के बहुत अधिक आंख दिखा रही है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम करें हम। पर संतान और प्रेम का विचार हम 5वें हाउस से करते हैं, जो कि विवाह में जरूरी है। 7वां विचार, 7वें भाव का विचार है विवाह का, पार्टनरशिप विवाह। तो ये पार्टनरशिप हमें समझना है, ठीक है। ये 7वें भाव से हम समझ सकते हैं कि उसका किस प्रकार से हमारा 7वां भाव इसमें आता है। इसके बाद आता है आपका भाग्य, जिसको हम बोलेंगे 9th हाउस। तो ये जो 9th हाउस है वो भाग्य का विचार होता है। तो इन चारों को हम समझने की कोशिश करते हैं जब हम विवाह के लिए दो कुंडली को मिलान करते हैं। तो इनमें जो भी स्वामी बैठे हैं, इन चारों के जो स्वामी हैं, वो अगर बली होकर विराजमान नहीं होंगे तो विवाह में देर होगी और वैवाहिक सुख में भी मुश्किलात बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूं कि चारों के चारों भाव मतलब आपके कंट्रोल में हो सकता है एकाध कम हो, एकाध ज्यादा हो। तो मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को समझना है कि कौन सी चीज हमें नहीं आ रही है, जिसमें हमको विवाहिक सुख का जरा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम किसी एक की रेमेडी बना के उस पर काम कर सकते हैं। चारों के ऊपर में किसी की अगर नहीं है तो वो तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन सबको फिर एक एक करके समझा जाए, एक एक करके उसको विचार किया जाए, और हर चीज पॉसिबल है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सभी चीजें पॉसिबल हैं। अगर हम उस तरीके से सोचने लगेंगे तो हर चीज को करने लग सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमको अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। जब हम समझ जाएंगे तो दूसरों को भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये दूसरा कारण है जिसमें ये चारों हाउस के जो स्वामी हैं अगर बली होकर विराजमान नहीं है ना, जैसे सपोज यहाँ पर दो है, ये सेंटर में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह में इन सब का विराजमान अच्छा रहता है, वो अच्छी जगह में बैठे हैं तो आपके लिए भी अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके डिफिकल्ट हाउस में चले गए, जैसे कि 3 है, 6 है, 8 है, 12 है, इनमें चले गए तो बहुत दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं है। कम मतलब ऑप्शन आपके पास में थोड़े से अलग हो जाएंगे। तो हमको अपनी रेमेडी बना लेनी चाहिए, बस रेमेडी बना लेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। तो ये दूसरा कारण मैंने समझने की कोशिश की और आपको भी समझाया है। अब आता है तीसरा कारण। अब देखिए तीसरा कारण ये मैं बोल सकता हूं कि कभी कभी हम राहु और केतु, ये ऐसे दो ग्रह हैं जो कि हमें छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, तो इनके कारण भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर 7वें हाउस में केतु बैठा है, यहां पर 7वें हाउस में अगर केतु बैठा है तो आपको अड़चने पैदा होने लगती है, ठीक है। तो अगर किसी की कुंडली में राहु केतु है तो बहुत ज्यादा पहले से ही अपने अंदर में हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, पर हमें रेमेडी बनानी पड़ेगी। रेमेडी जब तक नहीं बनाएंगे, देखिए हर चीज का दो पहलू है, किसी के लिए वो अच्छा है तो किसी के लिए वो खराब है, किसी के लिए वो सिंपल है तो किसी के लिए वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो किसी के लिए गुड है और किसी के लिए बैड है, ऐसे दो बात तो रहेंगी हर चीज के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर चीज हर एक के लिए गुड हो जाती है या बैड ही हो जाती है। तो हमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना, तब जाके हमारी रेमेडी बनेगी। अब हम देखते हैं कि 7वें घर में अगर शनि महाराज बैठ जाते हैं तो शनि महाराज बैठने के बाद वहां पे हमें विलंब कराएंगे, क्योंकि उनका गोचर ही धीमे धीमे चलता है। वो बहुत सारी चीजों को
इस तरीके से विलंब करके आपको काम करते हैं। तो शनि आपके 7वें हाउस में बैठे हैं, ऐसे तो कहीं ना कहीं बैठेंगे ही, पर अगर 7वें हाउस में बैठे हैं तो विवाह में विलंब निश्चित ही हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम युति की बात करें, दृष्टि की बात करें, तो शनि ग्रह यहाँ बैठा है तब तो साफ साफ दिख ही रहा है। लेकिन शनि अगर कहीं पर, जैसे समझिए कि यहाँ पर बैठा है, 5वें हाउस में बैठा है, तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर आ गई, ठीक है। और अगर शनि समझो यहाँ पर बैठा है पहले हाउस में, तो 7वीं दृष्टि आ गई है, और फिर 10वीं दृष्टि भी होती है इनकी। तो ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह जहां पर भी बैठेंगे, जहां पर भी नजर डालेंगे, वहां से आपका विलंब चालू हो जाता है। अब युति यानी एक ग्रह के साथ 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, युति कहेंगे हम। तो शनि मंगल की युति, शनि राहु की युति, मंगल राहु की, शनि सूर्य की, सूर्य मंगल की, सूर्य राहु की, एक साथ 7वें घर या 8वें घर में हो, तो विवाह में विलंब संभावना बनी रहती है, ठीक है। और इस विलंबता के कारण हम बहुत सारी चीजों में अपने फोकस को बदल देते हैं, ठीक है। हम ज्यादा देर तक थोड़ी किसी चीज को परस्यू करेंगे, भाई विलंब हो रहा है, ठीक है भाई, 6 महीने बाद देखेंगे, फिर 6 महीने बाद देखेंगे, उम्र आ जाती है, फिर बहुत सारी चीजों में हमें और भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये हो गई भाई तीसरी बातें। चलिए अब हम बात करते हैं चौथी बातें। तो चौथी बात में हमें गुरु शुक्र और मंगल ग्रह का विचार करना पड़ता है। तो मंगल का तो मांगलिक मैंने आपको बता ही दिया। अभी गुरु और शुक्र के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये दोनों ग्रह भी विवाह के कहीं ना कहीं कारक में आ जाते हैं, ठीक है। चाहे वो वधु की कुंडली हो, चाहे वर की कुंडली हो, लड़के की, बॉय गर्ल की हो, तो ये दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। जैसा कि ऐसा बोलते हैं कि गुरु जो है वो आपके वधु के लिए, और जो शुक्र है वो आपके लड़के की, ठीक है। पर अगर हम नॉर्मल कुंडली को पहले से देखें तो 7वां जो हाउस आएगा वो आएगा आपका तुला राशि का। जब तुला राशि का जब आ रहा है तो उसके जो कंट्रोलर है, रूलर है, वो कौन है? शुक्र है। शुक्र का मेनली आपके विवाह में बहुत इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, गुरु महाराज तो किसी तरीके से आपको शादी करवा लेंगे, पर शादी कराने के बाद शादी आगे कितनी चलेगी उसके ऊपर तो शुक्र का ही पूरा कंट्रोल होगा ना। तो एक तरफ तो यह है कि भाई हमको गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, शादी हो गई, उसके बाद शुक्र हमें वैवाहिक जीवन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें शुक्र आपको देंगे। तो हम ऐसा सोचते हैं कि यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है या दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसके कुंडली में गुरु शुक्र मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमें उस चीज को समझना चाहिए और फिर उसके बाद उसकी रेमेडी बनाना चाहिए कि भाई गुरु की प्रॉब्लम आ रही है कि शुक्र की प्रॉब्लम आ रही है कि मंगल। हमें देखिए, हर चीज तो बाय डिफॉल्ट हमको अच्छा जो मिलना है वो मिला है, लेकिन उसमें कम ज्यादा रहेगा। तो हमें समझना है कि कौन सी चीज में, देखिए हम सब 100% है, पर किसी में 10% गुरु होगा, 20% शुक्र होगा, मंगल होगा, ऐसे परसेंटाइल सबका अलग अलग होगा। अब हमको गुरु 50% चाहिए भाई, 50% चाहिए, मतलब 100% के ऊपर 150% नहीं मिलेगा। आपको किसी ना किसी को तो कम करना ही पड़ेगा ना भाई, 100% ही आपको मिलना, हर चीज कैसे मिलेगी भाई 100%। तो ये चीज हमको एक रेमेडी बनानी है कि कौन सी चीज हमें किस समय जरूरत है, हम उस चीज को आगे रेमेडी बना के लेके जा सकते। तो गुरु वर वधु की कुंडली में गुरु बली होना चाहिए, जिससे कि बहुत उन्हें
आशीर्वाद मिलता है और उस पर आशीर्वाद से उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। गुरु की शुभ दृष्टि, अगर गुरु महाराज वहां नहीं बैठे हैं तो गुरु की शुभ दृष्टि अगर सत्यम भाव में रहेगी तो वैवाहिक जीवन में परेशानी के बाद भी अलगाव की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका घर ये, मेरा घर ये, मान लिया, रह लीजिए, लेकिन अलगाव मतलब कोई तलाक नहीं हुआ। ठीक है, एकदम से अलग ऐसा नहीं हुआ कि आप अलग हो गए, मैं अलग, हमने दूसरी शादी कर दी, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें जो हैं आपके प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है। हम इंस्टेंट्स अपने आप को समझ पाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कुछ समय तक सोच पा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर की दृष्टि शायद ही आपको कुंडली में समझ में आ जाएगी, लेकिन अपने आप से आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इंस्टेंट्स ही सारी चीजों को समझते हैं और उसी पर रिएक्शन एक्शन हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पे इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपके बीच में कोई भी इस तरीके का अलगाव नहीं होगा। गुरु की शुभता वर वधू की शादी को बाधित रखती है। तो ये तो बांधना एक जरूरी है और फिर उसे चलाना एक जरूरी है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जरूर बताऊंगा कि चलाने का कंसेप्ट क्या आ रहा है। सबसे पहले तो बाइंडिंग होना जरूरी है। आप कुछ भी बना रहे हैं तो भाई बाइंडिंग चाहिए। आप लड्डू बना रहे हैं तो भाई बाइंडिंग तो चाहिए ना, उसको बांधना तो पड़ेगा। नहीं बांधेंगे तो वो लड्डू की जगह बर्फी बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से मतलब गुरु महाराज को हमें आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और ये गुरु महाराज आप सबके पास हैं, आपके सबके एल्डर्स हैं, सबके टीचर प्रोफेसर है। कहीं भी बाहर निकलिए, आप आपके मन में आना चाहिए कि ये बुजुर्ग है, तो आप उनको मत देखिए, पर अपने मन में तो बोलिए कि जयराम जी। आप थोड़ा उनको मतलब आदर तो दीजिए। अगर आप आदर देना शुरू कर देंगे तो आपका गुरु वैसे ही ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके साथ। लेकिन आप अपने में मस्त हैं, बेचारा बुजुर्ग आदमी कोई प्रॉब्लम में है, आप उसके तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप देखना शुरू करिए। आजकल तो लोग चलते समय मोबाइल ही देख रहे हैं, आसपास की चीजों को भी देखना बंद करते रहे। तो ये गलत चीज है। चलते समय हमें मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपने राह को देखना, इधर उधर की चीजों को देखना है। ठीक है, हर चीज को हमें पूर्ण तरह से उस चीज का हमें एक्सेस करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इस बात को अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से हमें अपने विवाह को बांधना है। बांधना बहुत जरूरी है। जब तक बंधोगे नहीं तो भैया चलोगे कैसे? तो पहले तो बंध जाओ और फिर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, गुरु जो है वो संतान का भी कारक आ गया। ठीक है, बांध लिया, संतान चाहिए। संतान कहां से आएगी भाई? शुक्र के द्वारा ही तो संतान आएगी। तो गुरु बलहीन होगा तो संतान प्राप्ति में कठिनाई होने लग जाएगी। तो गुरु को तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा ना भाई, अपने इच्छा से बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें उसे मतलब संतान चाहिए तो केवल हम आदर करें, बाद में हमको जूते मारे। तो भाई बच्चा भी फिर वही काम करेगा जो आप करोगे। ठीक है, आपके मन में जो है वो उसी के अंदर में आ जाता है सब चीजें। तो गुरु यदि स्वयं बली है या स्व अथवा स्व राशि में बैठा है, या वो उच्च राशि में बैठा है, या केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रह से प्रभावित है ना, शुभ ग्रह से प्रभावित है वो, तो मान के चलिए कि जातक के शादी में परेशानी तो नहीं आएगी और जातक का शादी के समय हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी इस तरीके से शादी होगी। अब शादी होने के बाद आगे की जो आपके पास में जरूरी है वो है कि वही शुक्र ग्रह शादी का सुख भी प्रदान करता है ना। तो शुक्र ग्रह जो है
भाई शुक्र ग्रह है, मतलब हम ये समझ लिए कि किसी तरीके से बाइंड हो गया, हमने शादी कर ली, हम बहुत खुश हैं आज। अब वही खुशी धीरे 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 हमको सुख की तरफ भी प्रदान करने लगती है। तो ये जो शुक्र है हमें सुख प्रदान करता है। कई बार देखा गया है कि शादी तो समय में हो जाती है, लेकिन पति और पत्नी का सुख और पत्नी को पति का सुख का अभाव रहता है। ठीक है, उसे इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये जो शुक्र का है कंसेप्ट, वो कैसे रेमेडी हमें बनाए। ठीक है, इसके लिए भी सब चीज की रेमेडी ज्योतिष शास्त्र में है। अगर हम देखिए किसी भी चीज को संस्कार में लेके जाएंगे तो सब उस चीज का हल मिल सकता है। अगर हम संस्कार, जैसे मैंने आपको शुरू के स्लाइड में बता दिया था कि 16 संस्कार है और 16 संस्कार में विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो इसको आप मानिए कि ये संस्कार है ना, और संस्कार को किस तरीके से हमें एक्सेप्ट करना है उसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने अब चौथा कारण भी समझ लिया कि गुरु को और शुक्र का हमारे अगर कुंडली में सही प्लेसमेंट है और सही उसका इफेक्टिव है तो हमें शादी भी अच्छे से बाइंड होगी और शादी अच्छे से चलेगी। तो अब हम कुछ केस लेके भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कुंडली का केस लिया है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक बात को और समझ लीजिए कि हमारी कुंडली में कुछ ग्रह, जो भी ग्रह है वो जिस स्थान में बैठते हैं, कभी कभी वो उच्च का स्थान होता है और कभी कभी वो नीच का भी स्थान होता है। हालांकि ये चीजें डिग्री वाइज होती है। ठीक है, इतने डिग्री में ही वो उच्च का होगा, इतने डिग्री में ही वो नीच का होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल में आपको यहाँ पर क्लियर से समझा दिया है कि सूर्य जो है मेष में 10 डिग्री में उच्च का होता है और वही सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री का नीच का हो जाता है। तो ये डिग्री इंपॉर्टेंट है, आपके हर ग्रह की आप कुंडली में देखेंगे तो ग्रह की डिग्री मिलेगी आपको। उस डिग्री से आपका सूर्य भले एक में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, लेकिन आप बोलेंगे कि भाई ये तो उच्च का है, तो डिग्री आपको देखनी पड़ेगी कि वो 10 की डिग्री है कि नहीं है। उससे अगर कम ज्यादा है तो कम ज्यादा का उच्च का होगा वो। ठीक है, एग्जैक्टली 10 डिग्री होगा तो सबसे ज्यादा वो फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देता है। तो ये चीज को अभी मैं यहाँ पर इंटरप्रेट करूंगा इस कुंडली में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सूर्य का मेष में और सूर्य का तुला में उच्च और नीच होगा। इसी तरह चंद्रमा का वृषभ में और चंद्रमा का वृश्चिक में उच्च नीच होगा। मंगल का मकर और कर्क में उच्च और नीच राशि कहलाएगा। अरे बुध जो है कन्या और मीन में उच्च और नीच के होंगे। बृहस्पति कर्क में उच्च के और बृहस्पति मकर में नीच के होंगे। इसी तरह शुक्र मीन में उच्च के हो जाते हैं और कन्या में नीच के हो जाते हैं। शनि तुला में उच्च के रहते हैं और मेष में नीच के हो जाते हैं। ये शुक्र और सूर्य, शनि और सूर्य एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पर एक कुंडली आपके सामने है, ये कौन सी कुंडली कहलाएगी? देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, पहला हाउस है, तो ये कर्क लग्न की कुंडली, कर्क राशि की कुंडली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्क लग्न में आप 4 देख रहे हैं और ये फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 है ना, इस तरीके का हो गया। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा विवाह का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो लग्न है वो है कर्क। इनका जो रूलर है, इनका जो स्वामी है वो है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा कहाँ बैठ गए जाके? ये बैठ गए हैं आपके 6th हाउस में। तो ये डिफिकल्ट का हाउस है। ठीक है, इसके बाद में हम कुटुंब की तरफ देखते हैं। अब कुटुंब भाव का जो स्वामी है वो कौन है? सूर्य है। कुटुंब भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। अब ये सूर्य अपने नीच राशि में विराजमान हो गए। सूर्य कहाँ बैठ गए जाके? 7th में आके बैठ गए भाई।
अब सेवेंथ जो होता है वो होता है आपका सूर्य। देखिए ये जो सूर्य है ये तुला राशि में नीच के होते हैं, और तुला मतलब सेवेंथ हुआ, तो सेवेंथ में जो सूर्य है वो नीच के हो गया। तो ये कुंडली में हमें साफ नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आने वाला है मैरिज में। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ का जो स्वामी, कुटुंब का जो स्वामी है वो यहाँ पर आ गया है, तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुटुंब के साथ में इनको मतलब हरास मतलब धीरे धीरे डिफिकल्टी रही होगी। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो चौथे हाउस का है, यानी कि ये वाला जो हाउस है, तो यहाँ पे हमारा जो सूर्य है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं शुक्र की, तो तीसरे भाव में जो शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो ये बेसिकली शुक्र महाराज को भी जरा आप देख ही लीजिए। शुक्र महाराज कब होते हैं? शुक्र महाराज होते हैं नीच के जब वो कन्या राशि में बैठे। तो देखिए छठा क्या है? कन्या है। तो शुक्र महाराज भी यहाँ पे कहाँ बैठे हैं? नीच होके बैठे हैं। तो बाइंडिंग के बाद भी दिक्कतें आने लग सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं सेवंथ हाउस में। अब देखिए सेवंथ हाउस में कौन बैठा है? सेवंथ हाउस में बैठा है शनि देव। तो शनि देव का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं डिले कराएगा। ठीक है, तो इसे डिले होना ही होना है। और इस शनि के ऊपर में केतु की भी दृष्टि है। अब केतु कहाँ बैठा है? केतु यहाँ बैठा है। अब इसकी यहाँ कहाँ से दृष्टि आ गई भाई? देखिए इसकी दृष्टि आ गई कहाँ से? ये आ गई सेवंथ, केतु की तिरछी आ गई सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो ये आपके शनि महाराज यानी गुरु के जैसे चलता है केतु भी। तो शनि के ऊपर में केतु की दृष्टि भी हो गई। एक तो शनि ऊपर से उसकी 9वीं दृष्टि हो गई केतु की। तो कहीं ना कहीं डिले होने का ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पे जो मंगल की जो बात कहेंगे हम, जो मंगल है, अब देखिए यहां पर क्या है कि जो मंगल है वो है ना 7वें, यहां पर क्या हो रहा है आपका जो सप्तम भाव के दृष्टि से विवाह। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो मंगल है वो नीच के साथ में बैठे हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो मंगल है वो पूरे न्यून होके न्यू बैठ गए। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं 9वें हाउस की। अब 9वें हाउस में क्या हो रहा है? आपका भाग्य है। अब भाग्य का कंट्रोलर कौन है? गुरु महाराज। अब गुरु महाराज जी कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं सुकेश में आके। ठीक है, अब सुकेश में बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, लेकिन किसके साथ बैठे हैं? वो बैठे हैं नीच आपके सूर्य के साथ बैठे। तो जब नीच सूर्य के साथ बैठेंगे तो दिक्कतें आने लगेंगी। अब आता है कि मंगल का मांगलिक होना भाई अच्छी चीज है, मंगलिक है, यहाँ बैठा है मतलब मंगल अच्छा है। लेकिन जो ये मंगल है वो किसके साथ बैठा है? वो बैठा है सूर्य की नीचता के कारण यहाँ पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी यहाँ पर बहुत असर नहीं होने वाला है। तो ये पूरी तरीके से अगर हम कुंडली के ऊपर ध्यान दें तो पता लगेगा कि ये जो व्यक्ति की कुंडली है उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स विवाह के हुए और बहुत डिले हुए, सब कुछ होने के बाद भी उसे डिले मिल रहा है। ठीक है, एक और केस लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमें इसी तरीके के इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो भाग्य का घर है, ठीक है ना, भाग्य का घर जो है, भाग का घर कौन है? भाग का घर है बृहस्पति। और बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं? अपने ही घर में विराजमान है।
ऊंच के होके बैठे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऊंच के होके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी इनको शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो एक तो ये समझ में आ रहा है। अब एक चीज और समझ में आ गई, क्या आ रही है कि जो 9वां घर है वो पिता का घर भी होता है। तो इस इनकी शादी में मतलब पिता का एक तरफा मतलब उनका पूरा का पूरा हाँ जो रहेगा, मतलब उनका जो डिसीजन है शादी के लिए वो लड़के की तरफ ही रहेगा, जो लड़का बोलेगा वो करेंगे वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो मान के चलिए कि आपको कोई भी पिताजी से शादी के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक बात तो ये और क्लियर हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पर मंगल को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मंगल है वो कहाँ पर बैठा है, वो भी सकारात्मक होके बैठा है, ठीक है ना। तो मंगल कौन है, मंगल इस लग्न कुंडली का लग्न पर मतलब स्वामी है। 8वां ये किसकी है कुंडली, ये है आपकी, है ना, ये आपकी कौन सी कुंडली है, 8वीं वाली कुंडली किसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम वृश्चिक, वृश्चिक कुंडली है। और इसका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, वो कहाँ बैठा है, 5वें घर में। बहुत अच्छा घर है भाई, तो यहाँ पर तो उसको अच्छी मेहनत मतलब उसको मोटिवेशन मिल रहा है, शादी कर ले, शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, ठीक है ना। तो ये जरूर लव मैरिज करने वाला होगा, ठीक है, ये लव मैरिज की तरफ अग्रसित हो सकता है, ठीक है। पिताजी भी इनके साथ में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लव विद कम अरेंजमेंट हो सकता है। अब और एक देख लीजिए भाई, शुक्र को देख लीजिए, विवाह भाव का स्वामी शुक्र है ना। तो यहाँ पर दो कौन है, दो आपका वृषभ, वृषभ का ओनर कौन होता है, शुक्र होता है, वो कहाँ बैठ गए, 5वें हाउस में बैठ गए। तो भाई डायरेक्ट मिल रहा है ना, लव मैरिज होगा, बहुत सही दिख रहा है कि लव मैरिज होगा, ये 100% होगा। और मंगल मतलब आपको मतलब इसमें मोटिवेशन भी मिल जाएगा। देखिए लव मैरिज एक तरफा नहीं होता है, मैं किसी को पसंद करता हूँ करते रहो जिंदगी भर करते, आपको उसको बोलना तो पड़ेगा ना भाई कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये कब बोलोगे, जब आपके अंदर मंगल होगा, जब आपके अंदर में शक्ति होगी, तब जाके अपन कभी भी देखना आप बोलने प्रपोज करने जाओगे तो मंगल मतलब जय हनुमान जी का पहले आपको आशीर्वाद लेके जाना पड़ेगा, ताकत लगती है बोलने के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि हम नहीं तो सुन नहीं पाएंगे, नहीं सुनने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो फिर से हमको मतलब ये बात को ध्यान रखना है कि मंगल यहाँ पर बैठा है तो वो भी बहुत अच्छा। शुक्र यहाँ पर जो बैठे हैं वो, शुक्र यहाँ पे यानी कि कहाँ पर बैठे हैं, शुक्र भगवान बैठे हैं मीन में बैठे हैं ना, 12वें में बैठे हैं मीन में। देखिए तो जब मीन में बैठे हैं, जब मीन में बैठे हैं यानी 12वें में बैठे हैं, तो मान के चलिए कि ये उच्च के होके बैठे हैं। तो भाई इसका कारक उच्च घर में बैठा है और मंगल भगवान इसको राजी खुशी सब दे रहे हैं, यहाँ पर पिताजी भी इसके साथ में है। तो मान के चलिए कि भैया ये लव मैरिज धीरे धीरे होते होते एकदम से फट से होगी और शादी में बदल जाएगी। तो इस तरीके का हमको इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे किस प्रकार से, मतलब किसी किसी कुंडली में तो शादी का योग भी नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, दूसरे बहुत सारे योग हैं भाई, हर एक आदमी के अंदर में सब चीजें मतलब आपके जो 16 संस्कार हैं उस संस्कार में कहीं आपको 16 के 16 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ तक हमने हर चीज को बहुत अच्छे से समझा है। अब शादी कब होगी उसका थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पार्ट 2 में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा विराम आपको देता हूँ। थैंक यू, आज के लिए मैं फिर से आपसे मिलूंगा पार्ट 2 में, धन्यवाद।